नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें। यह कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रतीक को परिभाषित करें। तो आइए सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देखते हैं। शुरू करते हैं, वो लिखेंगे, जब किसी जब किसी हाइड्रोजन जब किसी हाइड्रोजन गैस को विसर्जन विसर्जन जब किसी हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नली में लेकर लेकर उसका विद्युत विद्युत विसर्जन कराते हैं तो हमें एक प्रकाश की तो हमें एक प्रकाश की प्राप्ति होती है तो हमें एक प्रकाश की प्राप्ति होती है और 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 जब इस प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा गुजारा जाता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है तो हमें एक स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है जिसे हाई जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके वो देखेंगे सबसे पहले वो कि यह कितने प्रकार के होते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 श्रेणियों में पाई जाती है। चलिए पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर्स के माध्यम से हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल कितने श्रेणी पाई जाती है, वो तो 6। कौन कौन? तो आप जानते हैं, लाइमन, बाल्मर, पश्चन, ब्रैंकेट, पीफंड और हम्फ्री। याद कीजिए, हम आपको एक फिगर बनाए थे क्लास में, तो इस फिगर को हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं।
देखो नीचे के चित्र में एक प्रश्नावली दिखलाया गया है। तो ये प्रश्नावली, इसमें हम जेड परमाणु संख्या कर देते हैं। अब इस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले प्रकाश को डालते हैं और जब ये प्रकाश की किरणें यहां से आएगी ऐसे, और आकर वो जो ये विसर्जन नली से होकर आएगी और यहां पे पड़ेगी और इससे एक प्रकाश निकलेगी और ये प्रकाश आकर वो इस प्रिज्म पे पड़ेगा और यहां से ये 6 भागों में बढ़ जाती है। पहला होगा लाइमन, दूसरा होगा बालमन, पेस्चन, ब्रैंकेट, पीफन, और एक ऊपर और ले लेते वो, यहां से वो अब फिर से देगा। पहला हो जाएगा लाइमन, इसको क्या बोलेंगे? लाई मन। बाल मर, पेस्चन, ब्रैंकेट, पी फंड, और लास्ट होगा हम्फ्री सीरीज। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल 6 श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन? देखो, लाइमन, बालमन, पेस्चन, ब्रैंकेट, पीफन, हम्फ्री सीरीज बोलते हैं इसको। यानी इसी को लिखना चाहते हैं तो नोट करके यहाँ पे लिख भी देंगे। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां यानी सीरीज पाई जाती है। पहला सीरीज का आप डिफिनेशन देखेंगे। वो पहला सीरीज कौन सा है? लाइमन। लेमन सीरीज, जो इसका दो डिफिनेशन सबका होता है। हम जो सिंपल डिफिनेशन है ना उसको लिखवा देते हैं। देखें वो लेमन सीरीज का डिफिनेशन कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर पहली ऑर्बिट में आती है तो हमें लाइमन सीरीज की प्राप्ति होती है। इसका एक और डिफिनेशन आपको बताए थे, याद कीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इत्यादि ऑर्बिट से निकलकर पहले ऑर्बिट में आती है उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा समीकरण देख लेंगे। वो इस सीरीज या इस समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण इस सीरीज रेखाओं को
इस सीरीज रेखाओं का वेव लेंथ, इस रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। अब तो पहला इसका समीकरण हो जाएगा वो 1/λ, लाइमन के लिए बता रहे वो आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1 फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, जहां n क्या है वो का n नंबर है और n का मान लेंगे, एक को छोड़कर वो पहला ऑर्बिट में आ रहा था, एक के ऊपर लेंगे 2 3 4 5 6 डॉट डॉट काटा हो तो n ऑर्बिट तक ले सकते हैं। ये आपका हो गया लाइमन सीरीज। अब सबका डिफिनेशन ऐसे ही होता है, डिफिनेशन आप फटाफट लिखते चलेंगे हम लोग। और लाइमन के बाद क्या होगा, बामर सीरीज। बाल्मर सीरीज अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखें और सबका डिफिनेशन सेम होता है, यानी पहला ऑर्बिट में आएगा लाइमन, दूसरे में आएगा बाल्मर, तीसरे में आएगा पश्चिम, चौथे में आएगा ब्रैंकेट, पांचवे में आएगा पीफन और छठे में आएगा तो हम्फ्री। अब डिफिनेशन लिखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर दूसरी ऑर्बिट में आती है तो हमें बामर सीरीज की प्राप्ति होती है। अब इस सीरीज, अब इसका भी एक समीकरण होता है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। समीकरण वही होगा, याद करो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 माइनस 1/n2, लेकिन किस ऑर्बिट में आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे ले लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और n का मान 2 के बाद देंगे तो हो जाएगा 3 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक हुआ तो n तक। ये दूसरा था। तीसरा का डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन सीरीज जब कोई, अब ये तीसरे ऑर्बिट में आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर तीसरे ऑर्बिट में आता है तो हमें क्वेश्चन सीरीज की प्राप्ति होती है। और इसमें भी एक समीकरण है कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है।
देखो ये तीसरे में आ रहा है वो, तो यहाँ पे देखो दूसरे में आ रहा था, 2 रखे थे, अब तीसरे में आ गया, तो बताइए इक्वेशन का 1/λ बराबर 1, यहाँ पर हो जाएगा r इंटू 1/n1। n1 का मान अब तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर जहां आप जानते हैं n का नंबर ऑफ ऑर्बिट और इसका मान आप कहां से लेंगे, 3 के बाद क्या, तो 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां था वो, n तक। चलिए अब चौथा देखते हैं। 4 नंबर क्या हो, बालमर हो गया, क्वेश्चन हो गया, ब्रैकेट होता है वो। अब ये चौथे ऑर्बिट में आकर गिरे वो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर चौथे ऑर्बिट में आता है तो हमें ब्रैकेट सीरीज की प्राप्ति होती है। चलिए इसमें भी एक समीकरण बहुत सेम वही, के सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, और जाएगा 1/λ का हो जाएगा r, किस ऑर्बिट में आ रहा है, चौथा, तो 1/n1, n1 के ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n का मान आप लोग अब यहां से रखे हुए, n का मान कहां से कहां तक रखेंगे, तो 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक हो, तो n तक। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या हो, पी फंड, पी फंड सीरीज। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी ऑर्बिट में आती है तो हमें पी फंड सीरीज की प्राप्ति होती है, तो पी फंड सीरीज की प्राप्ति होती है। अब चलो इसमें भी एक नोट वही होता होगा कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, तो समीकरण 1/λ बराबर r, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका मान आप लोग जानते हैं 1/n है, n1 के ऊपर का 5 में रहा तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/n टू यानी n का स्क्वायर, वेयर जहां n का मान अब कहां से लेंगे वो, तो 5 हो गए 6 7 8 9 डॉट डॉट कहां था वो, n तक। लास्ट वो एक और है इसमें, लास्ट वाला देखेंगे, हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज का भी डिफिनेशन सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी
ऑर्बिट से निकलकर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर छठी ऑर्बिट में आती है तो हमें हम्फ्री सीरीज की प्राप्ति होती है। तो इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। समीकरण तो होगा 1/λ इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n, n की जगह पर 6 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी n का स्क्वायर, वेयर जहां n का मान बताएंगे अब 6 के बाद क्या लेंगे वो 7 8 9 डॉट डॉट कहां तक वो n तक। देखिए इसका एक और फिगर होता है, यहाँ पे हम फिगर को दिखा देते हैं। इसमें आप पहले ना ऑर्बिट की संख्या ले लीजिए, कम से कम 9 ले लीजिए, 3 4 5 6 7 एक कर देते वो 8 और एक और यहां पे ले लेते हैं, आपका हो गया 9। अब चाहे तो और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले देखेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऊपरी ऑर्बिट से हम पहले ऑर्बिट तक लाते हैं। तो जब पहले ऑर्बिट में आएगा तो इसको हम लाइमन कहेंगे। यानी कह रहे जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से, तो एक के ऊपर देखो तो नंबर करते कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट जहां तक करना चाहे कर सकते हैं। तो सब ऊपरी ऑर्बिट से किस में आएगा, पहला में। ये फाइनली एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेंगे और बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ना तो आपका 5 नंबर एकदम फाइनली एग्जाम में आता है, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब आ गया किसमें, पहले ऑर्बिट में। अब फिर दूसरे में आएगा, ऊपरी ऑर्बिट से दूसरे में जो आकर रुक जाता है। लाइमन, लाइमन के बाद क्या होगा, बालमन। अब तीसरे में आएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। अब चौथे में आएगा ब्रैंकेट। पांचवा में आएगा पी फंड। और लास्ट वो ये छठे ऑर्बिट में आकर रुकेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम्फ्री। अब चाहे ऊपर जितना लेना चाहते ले सकते हैं, नाम भी लिख देते हैं। पहला क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, पश्चिम सीरीज, ब्रैंकेट,
श्रीच, पी फंड, श्रीच और लास्ट होता है हम्फ्री, श्रीच। ये फाइनली 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली एग्जाम में आपका 5 नंबर कभी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित करें। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन वो कि आइसोटॉप यानी समस्थानिक किसे कहते हैं। देखिए वो डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे, कह रहे वैसे तत्व या परमाणु जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हैं वो देख सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होते हैं 1, द्रव्यमान संख्या देखो वो कितना लिए हैं 1। लेकिन यहीं पे देखो हाइड्रोजन को लिए हैं परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 2। देखो परमाणु संख्या तो इक्वल है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है अलग अलग है, यानी ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा आइसोटॉप्स। ठीक उसी प्रकार देखो वो कार्बन लिए हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होते हैं 6, द्रव्यमान संख्या कितना होते हैं वो यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो गया 14। देखो 6 परमाणु संख्या इक्वल आइसोटॉप, द्रव्यमान संख्या अलग है, यानी इसके डिफिनेशन में स्पष्ट किए हैं कि परमाणु संख्या इक्वल होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा अलग अलग होगा। नेक्स्ट आइसोबार किसे कहते हैं, करे वैसे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान ना हो अर्थात अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान उसे आइसोबार कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होगा 18, द्रव्यमान संख्या कितना लिया 38। यहाँ पे परमाणु संख्या कितना होगा 20 और द्रव्यमान संख्या कितना 48, सॉरी दोनों 48 और 48 है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉन्स, वैसे तत्व या परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या एक समान हो उसे आइसोटॉन्स कहते हैं। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बताए थे -z, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को क्या करेंगे घटा लेंगे। आइए देखते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल में लिए हैं Na सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23। Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 24। फॉर्मूला पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z, द्रव्यमान संख्या कितना है 23, परमाणु संख्या कितना है 11, 23 में से 11 घटाएंगे वो 12 बचेगा, यानी ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Mg मैग्नीशियम के लिए लेंगे वो परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24, 24 में से 12 घटाएंगे बचेगा 12, यानी ये जो 12 बच रहा है यही हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट अगला देखेंगे वो अगला जो है वो है वो एक्सरे। एक्सरे किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन देखेंगे। जब हम किसी भारी धातु के टारगेट पर कैथोड किरण को आपतित किरण से आपतित कराते हैं तो उससे एक अदृश्य और ऊर्जावान किरण निकलती है जिसे एक्सरे कहते हैं। एक्सरे को 2 भागों में बांटा गया है, पहला होता है हार्ड एक्सरे, दूसरा होता है सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ जो होता है वो 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच होता है। सॉफ्ट एक्सरे जो है उसका वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगर अब आपसे कोई हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे का डेफिनेशन पूछ देता है तो आप हार्ड एक्सरे का डेफिनेशन वो इसके वेवलेंथ से देंगे और सॉफ्ट एक्सरे का डेफिनेशन वो इसके वेवलेंथ से देंगे, यानी वह तरंगधारे जिसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच हो उसे हार्ड एक्सरे कहते हैं। सॉफ्ट एक्सरे का डेफिनेशन अब यहां से बता सकते हैं आप लोग कि सॉफ्ट एक्सरे का डेफिनेशन होगा वह तरंगधारे जिसका वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच हो उसे सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। इन दोनों का तो आप डेफिनेशन यहां से फाइनली बता सकते हैं, आप कॉपी में नोट कर लेंगे।
लेकिन फाइनली एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंट बहुत पूछता है कि हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंट। हेडिंग देंगे वो डिफरेंट बिटवीन हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। एक भाग में लिख दिया हार्ड एक्सरे, दूसरे भाग में लिख दिया सॉफ्ट एक्सरे। अंतर देखेंगे और एक एक करके यहाँ पे। पहला अंतर देखो, इसकी ऊर्जा अधिक होती है। जब हार्ट की ऊर्जा अधिक तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, कम। अंतर मतलब अपोजिट होना चाहिए। इसकी ऊर्जा कम होती है। 2 नंबर देखो, इसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो जब इसकी आवृत्ति अधिक होगी यानी हार्ट का अधिक होगी तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, कम। यानी यहाँ पे लिखे इसकी फ्रीक्वेंसी, हिंदी होता आवृत्ति, कम होती है। 3 नंबर देखें वो कि इसकी वेवलेंथ कम होती है। जब हार्ड का वेवलेंथ कम तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, अधिक, यानी इसका वेवलेंथ अधिक होता है। 4 नंबर देखो, इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। जब इसकी वेदन क्षमता अधिक तो इसका हो जाएगा कम, नहीं इसकी वेदन क्षमता होती है कम। ये आप याद कर लेंगे, इस बार चांस है ये फाइनली एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसको पहले नोट बनाएंगे, नोटबुक बनाने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे। फाइनली एग्जाम यानी 2025 में 99% गारंटी है कि जितने भी हम आपको ये नोट्स बना रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का, अगर आप ये टोटल क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो आपको 90+ पार करने से कोई नहीं रोक सकता है। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स 2 आपको हम नोट्स दे चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक अपने नोटबुक की तैयारी नहीं किए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जितने वीवीआई क्वेश्चन है सबका सब वीडियो बना चुके हैं हम। अभी और भी वीडियो मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी। तो पहले आप इतना तैयारी करें। यदि आप इतना ही तैयारी कर लेते हैं तो आपको फाइनली एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स 2 नोट्स दे चुके हैं। अभी आपको मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देना बाकी है। आप लोग पहले सब्जेक्टिव की तैयारी करें, फिर मैं आप सभी के लिए लाएंगे वो ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो ट्रांजिस्टर को परिभाषित करें और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है वो, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखेंगे डेफिनेशन वो, जब समान प्रकार के अर्ध चालक, जब समान प्रकार के अर्धचालक के 2 मोटे परतों के बीच एक अलग प्रकार की अर्धचालक के एक पतले परत की सैंडविचिंग की जाती है। तो एक डिवाइस का निर्माण
होता है जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर कहते हैं हम, ध्यान देंगे वो ट्रांजिस्टर को ना दो भागों में बांटा गया है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला वह एक नंबर देखेंगे क्या होता है। पहला ट्रांजिस्टर होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। दूसरा होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। देखो एग्जाम में तो इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिस्टर को परिभाषित करें और कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी अगर क्वेश्चन कर देता है कि ट्रांजिस्टर को परिभाषित करें या कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें, तो वहां पे क्या करेंगे, आप इन दोनों का भी डिफिनेशन लिख देंगे। डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, वो हम एक बार आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन बताया था कि जब एन टाइप अर्धचालक के, देखो यहाँ पे देखेंगे जो डबल होगा उस पर ध्यान देना, जब एन टाइप अर्धचालक के दो मोटे परतों के बीच पी टाइप के एक पतले परत की सैंडविचिंग की जाती है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। अब एनपीएन का जब डिफिनेशन आप जान चुके हैं तो पीएनपी का आप स्पष्ट बता देंगे कि जब पी टाइप अर्धचालक के दो मोटे परतों के बीच एन टाइप के एक पतले परत की सैंडविचिंग की जाती है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। याद कीजिए क्लास में हम इसका फिगर बताए थे, फिगर आप देख चुके हैं, आप इसका हेल्प अपने कॉपी से ले सकते हैं और इन दोनों का डिफिनेशन को ऐड कर देंगे। लेकिन फाइनली एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर को परिभाषित करो और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक देंगे वो रिमोट सेंसिंग। ये इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर जाए बिना, किसी विशेष स्थान पर जाए बिना उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही रिमोट सेंसिंग कहते हैं। देखो ये स्पष्ट कर दे, किसी विशेष स्थान पर जाए बिना उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही रिमोट सेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो निम्न को परिभाषित करें। निम्न लिखित को परिभाषित करें। ये जो अभी निम्न को करें ना, निम्नलिखित को परिभाषित करें, इससे फाइनली एग्जाम में हम आपको यहाँ पे 5 दिए, 5 में से कोई 2 इससे क्वेश्चन आएगा। पहला देखें वो
इसमें दिया है किस किस को परिभाषित करना देगा। इंटरनेट किसे कहते हैं, www को परिभाषित करें, ईमेल क्या है, फैक्स क्या है, चैट क्या है, यानी इसको चैटिंग बोलते हैं, चैटिंग यानी चैट किसे कहते हैं। और एक चाहे तो और आप डेफिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, जीपीएस को परिभाषित करें। तो आइए सबसे पहले हम इंटरनेट को देखते हैं। इंटरनेट, अब तो देख रहे हो इंटरनेट का यूज पूरे विश्व में किया जा रहा है। ऐसा कोई भी जगह या कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जहां पे इंटरनेट का यूज ना किया जाता हो। तो चलो सबसे पहले हम इंटरनेट का डिफिनेशन देखेंगे और देखते हैं कि यह पूरे विश्व में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है, जिसकी सहायता से हम किसी जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचना या डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से भेज सकते हैं ये हो गया आपका इंटरनेट का डेफिनेशन कि यह पूरे विश्व में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है, जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। आगे देखेंगे। अब अगला आपको डेफिनेशन देना है www। तो आप www का पहले डेफिनेशन बताएंगे कि www कहते किससे हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं। और इसका किसका हुआ, www का, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसमें लाखों करोड़ों अरबों दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से लिखा गया है। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि वर्ल्ड
वो कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसमें लाखों करोड़ों दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से लिखा गया है। जैसे आप जो भी यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो देखना चाहते थे तो पहले जब सर्च किया जाता था ना तो वहां पे लिखना पड़ता था www.com, और जो भी देखना होता है वो, इसलिए हम क्लास में याद कीजिए बताए थे कि इसको रिसर्च करते हैं www.com हाई या www.com हाउ। यहाँ से इसको आप ऐड करके वो जो भी आप देखने चाहते हैं अपने चैनल पे यानी यूट्यूब के जरिए तो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज को क्या क्या है सैंडविचिंग यानी जोड़ दिया गया। अब आपको www.com लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज देखना है उसका केवल नाम ऐड करके वो आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पर आपको दिखा देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक है ईमेल। 3 नंबर में वो ई मेल। आइए ईमेल का डेफिनेशन देखते हैं। कहता ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसकी सहायता से हम किसी फोटो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो etc को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। ये वो हो गया आपका ईमेल का डेफिनेशन। चलिए अगला देखते हैं, चीटिंग, जिसको क्लास में तो एक लड़का पढ़ा था इसको चार्ट। चीटिंग इन चीट को देखते हैं। ये तो एक मैसेज की जरिया है जिससे आप क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। देखें वहां चीटिंग का डेफिनेशन, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करके अपने
मैसेज को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे आप व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, इंस्टा से बात करते हैं मैसेज के जरिए। ये सब क्या है? एक प्रकार की चैटिंग है, नहीं एक दूसरे से वार्तालाप होता है। किसके जरिए? वो तो मैसेज के जरिए। चलिए लास्ट के जीपीएस। आइए पहले जीपीएस का फुल फॉर्म है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम में पृथ्वी के चारों और 24 उपग्रह लगे होते हैं जो किसी वस्तु के वस्तु के लोकेशन को बतलाता है। जीपीएस का यूज किसी वस्तु के लोकेशन को बतलाने के लिए किया जाता है।